जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि चेंज होता है किसमें, फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म में। वहीं बाय प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में आपके स्टेराइल और कंटामिनेशन फ्री वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्लाज्मिड कैरा हैज बीन यूज्ड एज वेक्टर क्यू क्योंकि ये सर्कुलर डीएनए है जिनके पास कैपेबिलिटी है टू जॉइन द यूकैरियोटिक डीएनए। कौन सा ट्रू नहीं है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो वो ये कि वो आइसोलेट होता है बैक्टीरिया से, ना कि वायरस से। वो बैक्टीरियोफाज जो होता है वो वायरस होता है वो वहां से आइसोलेट नहीं होते हैं। फंक्शन पूछा है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो फंक्शन जो होता है वो उसका वो होता है कि प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल डीएनए को अगेंस्ट फॉरेन डीएनए। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में अनडिजायरेबल जीन भी आ जा रहे थे, तो फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया जहाँ पे जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर यूज किया जाता है, जो इस अनडिजायरेबल जीन को अमान्य नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपका अनडिजायरेबल जीन नहीं आता है। most likely this piece of DNA would not able to multiply itself in the progeny cell, खुद से वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ पे, उनके किसी होस्ट के अंदर। integrate into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. वो host DNA का मतलब host DNA पाके वो replication शुरू कर देंगे। This is because ऐसा क्यों होता है, क्योंकि alien piece of DNA become part of chromosome जिसके पास ability हो जाती है replicate करने की। मल्टीपल क्लोनिंग ऑफ कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो फर्स्ट बनाया गया, पहली बार जो बनाया गया वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से बनाया गया, मतलब उनका यूज करके बनाया गया। डीएनए emerged from possibility of linking gene and coding जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस with a native plasmid जो कि ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसका और सेलुलर टाइप में। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था वो 1972 में हुआ कराया गया था हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन के द्वारा, जहाँ पे नॉर्मल इकोलाई में कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं पाया जाता है, लेकिन जो सैल्मोनेला टाइफीडियम है इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है और फिर ई कोलाई के अंदर क्या करा जाता है, डाल दिया जाता है वहाँ पे और वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बना दिया जाता है। ये 1972 की बात है। उसके बाद क्या है, जो लिंक किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। ये ज्वाइन करते हैं किसको, एंड्स को ज्वाइन करते हैं। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन, इसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन बन जाता है सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। और कहाँ पे, इन विट्रो में, इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या व्हेन दिस डीएनए ट्रांसफर, जब डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे, ई कोलाई में, तो एक बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा एंड देन यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसका यूज करके, न्यू होस्ट पर पॉलीमराइज एंजाइम यूज करके वो रेप्लिकेशन शुरू कर देगा और बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज वहाँ पे बना लेगा। ठीक है, फिर which of the bacteria are not source of restriction endonuclease, तो वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफाशियस। फिर तीन स्टेप, बेसिक स्टेप क्या होता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन करना पहले डीएनए को डिजायरेबल जीन, फिर इंट्रोडक्शन करना आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में, फिर मेंटेन करना ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ठीक है, मिथाइलेज पहले कहाँ से आइसोलेटेड था, आपके ई कोलाई से मिथाइलेज जो होता है वो आइसोलेटेड था। ठीक है, टूल्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्लोराजी में यूज करे जाते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी यूज किए जाते हैं जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं। और क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963 में दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे किसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, डायटीरियस आर्ट की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कहाँ पे, इन इक्वलेंट। ठीक है, दो लोग थे, तो कौन कौन था, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता था जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता था और वो अटैक नहीं कर पाता था इक्वलेंट वहाँ पे। फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था ये 1953 में हुआ था। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था in the second whose functioning dependent on specific DNA nucleotide, specific DNA nucleotide को पहले वो तोड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक इनको किया गया 5 ईयर लेटर, 5 ईयर्स के बाद किया गया, और इसमें देखा गया कि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो 6 डेज की आई थी, 6 डेज की आई थी। और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। लगभग
टोटल 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं एंड 230 स्ट्रेन्स होते हैं एंड डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होते हैं अलग अलग आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, ठीक है। और इको आर1 कहाँ से आते हैं, ई इस्चेरिया कोलाई RY13, जहाँ पे ई जो है आपका जीनस है, ओ जो है स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोट है, किसका प्रोकैरियोट का स्पीशीज है, नेम ऑफ आर जो है नेम ऑफ स्ट्रेन है, और फर्स्ट है इन ऑर्डर विच एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, वो है स्टिकी एंड कौन प्रोड्यूस करता है, इको आर1, हीम द थर्ड एंड बाम H1। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम होता है में बिलोंग करता है, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो कट करता है सुगर फॉस्फेट बैकबोन को, और क्या है ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है किसको, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वो देखता है, ठीक। और ये इको आर1 जो होता है वो जी और ए के बीच में कट करता है, यहाँ पे जी और ए के बीच में फिर स्टिकी एंड ए पीटीसी बनता है, क्या बनता है, ए पीटीसी। प्लाज्मिक यूज फॉर रेप्लिकेशन, प्लाज्मिक यूज किया जाता है रेप्लिकेशन के लिए, और ये वेक्टर जो यूज किया जाता है वो इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। फिर कह रहे जो लीव करता है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन जिसे हम स्टिकी एंड कहते हैं, इनका नाम जो था these are named so because they form hydrogen bond, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इसलिए इसका नाम स्टिकी एंड दे दिया गया था। with their complementary cut counterpart, this sticky ends of the ends facilitate करता है किसकी एक्शन को, एंड डीएनए लाइगेज के एक्शन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होगा वो सेम स्टिकी एंड बनाएगा, और ये एंड टू एंड कट करेगा यूजिंग डीएनए लाइगेज, याद रखना है एंड टू एंड, ये पूछा था कि एंड टू एंड कट करता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो कट करता है डीएनए को यूजिंग अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट विच प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। ब्लड टाइप जो होता है वो कीपो आर1 और स्मार्फस्ट और हिंद थर्ड में होता है। There an antibody gene of plasmid vector gets inactivated due to insertion of alien DNA, तो वो किसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर कौन सा है जो नेसेसरी नहीं होगा क्लोनिंग वेक्टर के लिए, तो वो होता है हाई कॉपी नंबर, क्योंकि ओराइल सेलेक्टेबल मार्कर्स क्लोनिंग साइट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हाई कॉपी नंबर कम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आइसोलेशन डीएनए फ्रेगमेंट का हम लोग जरा इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज करता है, लेकिन वो मूव कहाँ पे करता है, टुवर्ड्स द एनोड मूव करता है वो। मोस्ट कॉमनली जो मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं वो होता है एग्रोस, और ये नेचुरल पॉलीमर होता है, कैसा होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीड, एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दिस साइज थ्रू सीडिंग इफेक्ट एंड प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल। और कह रहा है कि एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल लोडेड, कहाँ पे वो लोड होता है, तो वेल में भी वो लोड होता है एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी वो लोड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके इसको स्टेन करते हैं, और किससे, इथेरियम ब्रोमाइड से, उसके बाद फॉलोड एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, फिर उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाला जाता है जहाँ पे हमें ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए हमको नजर आता है। ये जो ऊपर वाला होता है ये आपके डाइजेस्टेड होते हैं, और ये जो सबसे नीचे वाले होते हैं एक जो है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल, इस एग्रोस जेल से जो हम लोग डीएनए निकालते हैं एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, उसमें को हम क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, क्या कहते हैं, इल्यूजन। बैक्टीरियोफाज के पास हाई पर नंबर पर सेल होता है, बिकॉज इनके पास हाई कॉपी नंबर होता है ऑफ द जीनोम, एंड प्लाज्मिड जो होता है इनके पास 1 से 2 कॉपी पर सेल होता है, और वहीं पे ये 15 से 100 कॉपी नंबर पर सेल भी कर सकते हैं, तो वही कह रहा है प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज, ये लोग एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, इंडिपेंडेंटली वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। इफ वी आर एबल टू लिंक अ एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड, तो हमें बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी, और जितना देखो जितना हम कॉपी नंबर यूज करेंगे प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज को, उतना ही हमें वहाँ पे वो क्या मिलेगा, लिंक एलियन पीस ऑफ डीएनए मिलेगा।
Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant and non-recombinant. अब के जो वेक्टर्स यूज किए जाते हैं वो इस तरीके से यूज किए जाते हैं ताकि वो इजीली लिंक हो पाए फॉरेन डीएनए के साथ और सेलेक्ट कर पाए हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। ठीक है। और देखो यहाँ पे दूसरी अब ये अगर फॉरेन डीएनए लाइगेट कर दिया जाए कहाँ पे बाम मेजरमेंट पॉइंट जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, तो ये क्या यहाँ पे क्या होगा कि रिकॉम्बिनेंट लूज कर देगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। तो क्या होगा कि जब हम लोग प्लेटिंग करेंगे टेट्रासाइक्लिन से तो वो डेड हो जाएगा, लेकिन जब प्लेटिंग करेंगे एंटीसाइक्लिन से तो वो ग्रो हो जाएगा, लेकिन वही नॉन रिकॉम्बिनेंट को जब प्लेट करेंगे तो दोनों पे वो ग्रो रहेगा। ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अगर फॉरेन डीएनए देखो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे देखो फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट अगर नॉन फॉरेन डीएनए एब्सेंट होता है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में एंड एलिमिनेट करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ये मतलब हमें हेल्प करता है सेलेक्ट करने में कि ट्रांसफॉर्मेंट है कि क्या है। एंटीसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन, ये सारे क्या है आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। नॉर्मल ई कोलाई में आपके कोई भी रेसिस्टेंस जीन नहीं पाए जाते हैं। देखो जितने भी आउटसाइड वाले हैं वो सारे रेस्ट्रिक्शन साइड ही क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइड है, और जितने इनसाइड वाले वो आपके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये आयोटा से याद रखना है, यहाँ से ये हिंदुस्तान का एजुकेशन, यहाँ से पवन स्टडी पूरे 2 साल BAMS। ठीक है। यहाँ पे जो रोग है, यहाँ पे आपका जो ये रोग है, ये कह रहा रोग जो होता है वो कोड करता है फॉर द प्रोटीन जो इन्वॉल्व होता है इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद है इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, मेकिंग ट्रांसिएंट पोर कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में, ताकि इंट्रोडक्शन हो पाए जीन का, और कंस्ट्रेंट बाय यूजिंग हाई वोल्टेज, किसका यूज करके, हाई वोल्टेज का यूज करके वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वो बहुत ही कंपल्शन प्रोसेस था, तो बिकॉज उसमें 2 प्लेटिंग की जरूरत पड़ रही थी, वो तो बहुत कंपल्शन प्रोसेस था, तो उसकी वजह से हम लोग बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर वाला हम लोग यूज किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया गया एट कोडिंग सीक्वेंस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पे इनएक्टिवेशन हो गया उस जीन का, तो कोलिनीज जो थी वो कलर बना नहीं रही थी, रिकॉम्बिनेंट वाले में कलर नहीं बना रही थी, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले में ब्लू कलर फॉर्म कर रही थी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाले। ठीक है। Because recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase में उसको वहाँ पे इंसर्ट किया गया, तो इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफैशियंस पैथोजन है ये डाइकॉट प्लांट में, और वहीं पे टीडीएनए को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में, क्या नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में वो बदल देता है। ऐसे ही सेम रेट्रोवायरस होता है जो नॉर्मल एनिमल में होता है, ये नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल में बदल देता है। ठीक है। डीएनए आपके हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, और ये यहाँ जब उसको मतलब कैल्शियम यूज किया जाता है इन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, ताकि वो अंदर घुस पाए सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है। टीआई क्या डिनोट करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग डिनोट करता है। आरडीएनए प्रोसेस क्या, आइसोलेट करना डीएनए को, फिर फ्रेगमेंटेशन करना, आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए, फिर लाइगेट करना डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर में, फिर ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफर करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में, उसके बाद कल्चर करना और लार्ज स्केल फिर एक्सट्रैक्शन करना डिजायर्ड प्रोडक्ट का। ठीक है। पहले आइस, फिर हीट शॉक, फिर आइस। हीट शॉक जो होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है। और माइक्रो इंजेक्शन आपके एनिमल में होता है, वो भी कहाँ पे, न्यूक्लियस में। और फिर आपके बायोलिस्टिक या जीन गन इसी को बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हाई वेलोसिटी से उसको मतलब बॉम्बार्ड किया जाता है, और गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड होता है डीएनए वो, और उससे हम लोग करते हैं कहाँ पे, आपके प्लांट में यूज होता है। और डिसार्म पैथोजन भी यूज किया जाता है, जैसे कि रेट्रोवायरस एंड एग्रोबैक्टीरियम। There are nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception. In exception के. There are in order to cut DNA with restriction enzyme, it need to be impure. कह रहा है कि हमें अगर restriction enzyme से
डीएनए को कट करना है तो उसको प्योर होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या डालना पड़ता है हम लोग, मतलब हम लोग आरएनए डालते हैं लाइसो, और बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम, उसके सेल को एंड प्लांट सेल को तोड़ने के लिए सेलुलोज, फंगस को तोड़ने के लिए काइटिनिन। तो ऐसे जीन्स जो होते हैं लोकेट होते हैं लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, जो इंटरलीव्ड होते हैं किसके साथ, प्रोटीन और हिस्टोन के साथ। आरएनए को तोड़ने के लिए राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन को प्रोटियस। Purified DNA ultimately precipitate होता है आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। कैसा एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल से उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है फाइन थ्रेड सस्पेंशन में। फिर विच इज नॉट यूज्ड टू आइसोलेट डीएनए, तो होता है आरएनए जो होता है वो आइसोलेट डीएनए में हेल्प नहीं करता है। एग्रोस जेल होता है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is employed to check progression of the restriction enzyme digestion। कह रहा है ये जो एग्रोस जेल है ये क्या मतलब क्या चेक करता है कि कितना ज्यादा कौन मतलब कितनी ज्यादा किसकी प्रोग्रेशन हुई है, डीएनए मूव करता है नोड की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जो पीसीआर है, टू सेट ऑफ क्या होता है, यहाँ पे डीएनए प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर नहीं होता, डीएनए प्राइमर होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात तो ये इन विट्रो होता है, कहाँ पे इन विट्रो होता है, और यहाँ पे टू टू सेट्स ऑफ प्राइमर यूज किए जाते हैं जो कि स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये टेस्ट में आया था कि ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड या ऑलिगोसैकेराइड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि कंप्लीमेंट्री होते हैं किसके साथ, रीजन ऑफ द डीएनए के साथ। एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज किए जाते हैं वहाँ पे। एंजाइम एक्सचेंज करते हैं, ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक्सचेंज करवाता है किसको, प्राइमर को, यूजिंग न्यूक्लियोटाइड का यूज करके, एंड प्रोवाइड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट, जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका डीनेचुरेशन होता है जो कि 94 से 96 डिग्री सेल्सियस का होता है, और वहीं पे एनेलिंग होता है जो कि 3 प्राइमर एंड पे होता है, और ये 55 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और उसके बाद आपके डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज जो कि कहाँ पे यूज होता है, आपके एनेलिंग में यूज होते हैं। तो एक सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, जो टैग पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो आपके कहाँ यूज होते हैं, एक्सटेंशन में यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो टैग पॉलीमरेज होते हैं वो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटस से, एंड एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, and he includes denaturation of double stranded DNA. एक्सटेंशन आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और 30 साइकिल लगभग 1 बिलियन टाइम्स बनाता है। कितना, 1 बिलियन टाइम। पीसीआर कह रहा है विच एंजाइम्स आर यूज्ड, पीसीआर में सिर्फ टैग पॉलीमरेज होता है वो यूज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, होस्ट में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया गया होस्ट में। अब एंटी साइट, अब एक ट्रांसफॉर्मेट होगा एक नॉन ट्रांसफॉर्मेट होगा। तो अब एंटी साइक्लिन रेसिस्टेंस जीन वहाँ पे प्रेजेंट है, और वहाँ पे प्रेजेंट है कह रहा है, और अगर हम प्लेट कर दें कहाँ पे, एंटी साइक्लिन पे, तो ग्रो कर जाएगा। और अगर टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो सॉरी, हाँ टेट्रासाइक्लिन पे कर दे तो डाई कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन नहीं है। अब रिकॉम्बिनेंट उनके पास तो है ना एंटीसाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, तो ये ग्रो करेंगे एंटीसाइक्लिन वाले पे, टेट्रासाइक्लिन वाले पे मर जाएंगे। वहीं पे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेट होंगे उनके पास तो दोनों नहीं होगा, तो दोनों ही मर जाएंगे। ये समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूनिवर्स करवाते हैं। फिर ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज aim is to produce desirable protein, and there is a need for recombinant DNA to be expressed। मतलब ये नीड हो, मतलब ये जरूरी है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल में इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल। There if any protein encoding gene, अगर कोई प्रोटीन है एनकोड कर रहा है जीन को कहाँ पे, हेटेरोलॉगस होस्ट में, तो उसमें बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। Third, production of human protein in bacteria by genetic engineering is possible क्योंकि because genetic code is universal। ये आपके नीच में भी आया था। Small volume culture cannot yield appreciable quantities of प्रोडक्ट है। अगर स्मॉल वॉल्यूम में हम लोग कल्चर करेंगे तो हम लोग अच्छे से, हमें अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग लार्ज क्वांटिटीज बनाते हैं बायो रिएक्टर्स का यूज करके, जो कि 100 से 1000 लीटर का होता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमम ग्रोथ करवाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट,
सॉल्ट, वाइटमिन, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम लोग बायोरिएक्टर यूज करते हैं वो स्टीयरिंग टाइप होता है। कैसा होता है? स्टीयरिंग टाइप होता है। The introduction of food plant developed by GE is not desirable। क्यों डिजायरेबल नहीं होता है फूड के लिए? क्योंकि वहाँ पे डेंजर होता है कमिंग वायरस एंड टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकता है वायरस। ठीक है। अब ये स्टेरल टैंक जो होता है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। देखो, एक सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और विद अ कर्व्ड बेस हो सकता है, तो ताकि फैसिलिटेट कर पाए क्या? मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। जो स्टेरल है वो मिक्स करता है और मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो वहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ता है हमेशा ही ऑक्सीजन वगैरह। ये देखो, ये जो गैस एंटरटेनमेंट है इसका आंसर क्या है? यहाँ पे एक गैस ट्रैप कर जा रहा है अदर गैस से। ठीक है। बायोरिएक्टर में आपके एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स एंड स्मॉल वॉल्यूम कैन बी of the culture can be withdrawn periodically। मतलब स्मॉल वॉल्यूम हम लोग हमेशा ही निकाल सकते हैं पीरियोडिकली वहां से। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन इंक्लूड होता है। और फिर जो प्रोडक्ट होता है उसके वो हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, मतलब प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ता है वहाँ पे। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाता है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग तेरा वैरी करता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट